गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम आपको याद होगा हमने डायरी राइटिंग कंप्लीट कर ली थी और स्टोरी राइटिंग का जो हमने स्टार्टिंग की जो हिंट होती है, अपना क्वेश्चन है वो देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए आपने बॉल को हिट किया और बॉल काफी दूर चली जाती है। ठीक है, किसी दूसरी वीरान सी बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में चली जाती है आपकी बॉल। और इसके बाद जब आप बॉल ढूंढने वहां जाते हैं, इस इतने पे क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे आपको स्टोरी को कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं अब अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं हम स्टोरी को किस तरह से अपना नरेट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं हम। ये आ गई है बच्चों हमारे सामने हमारी स्टोरी। ठीक है, अब आपको जैसे पता ही है कि आपको स्टोरी को एक अपना क्या देना पड़ता है, एक हेडिंग भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो हम दे देते हैं, स्टोरी को हमने हेडिंग दी आ शॉकिंग एनकाउंटर। ठीक है, अ शॉकिंग एनकाउंटर करके हमने इसको हेडिंग दे दी है बच्चों। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स अपना स्टोरी को। तो अब स्टार्ट करेंगे जो हिंट में दिया गया था उसी की मदद से। आई हिट अ सिक्स एंड द बॉल फ्लू ओवर द वॉल। ठीक है, यानी कि आपने सिक्स मारा और जो बॉल थी वो वॉल के ऊपर चली गई। इट वॉज एन ओल्ड डेरेलिक्ट बिल्डिंग। ठीक है, वो क्या थी, एक पुरानी बिल्डिंग थी बच्चों। ठीक है, एज आई वेंट टू गेट द बॉल आई सॉ अ रूम। ठीक है, जैसे ही जब आप बॉल को लेने गए तो आपको वहां पे क्या नजर आया बच्चों? क्या नजर आया? आपको एक वहां पे रूम दिखता है। कहाँ पे गए स्टूडेंट्स आप? एक डेरेलिक्ट बिल्डिंग में। डेरेलिक्ट बिल्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? डेरेलिक्ट यानी कि पुरानी, पुरानी बंजर पड़ी, वीरान पड़ी हुई बिल्डिंग को हम कहेंगे डेरेलिक्ट बिल्डिंग। वहां पे आप जाते हैं, आपको दिखता है स्टूडेंट्स एक रूम विद अ लिटिल रस्टेड स्टोव। रस्टेड स्टोव यानी कि रस्टेड यानी कि उसमें क्या लगा हुआ है बच्चों? जंग लगा हुआ है। ठीक है, उस स्टोव पे जंग लगा हुआ है। When I was about to enter the room, I started to hear the footsteps in the hallway. जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, मुझे फुटस्टेप्स की आवाज आई, किसी के कदमों की आवाज आई। सडनली अ मैन अपीयर देयर। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक अचानक से मेरे सामने एक आदमी आ जाता है। He did not seem to notice me. लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि मैं वहां पे मौजूद हूँ। ठीक है, मैंने उसे देख लिया था लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। He moved towards the room, seeing the stove. ठीक है, वो उस रूम की तरफ जाता है जहां पे स्टोव रखा था। He lit up the fire and started to dry himself. वो क्या करता है बच्चों? वो लिट अप का मतलब होता है आग जलाता है और खुद को ड्राई करने लगता है, यानी कि खुद को सुखाने लगता है। He seemed to have seen me by my shadow. ऐसा लग रहा था कि शायद उसने मेरे शेडो को देख लिया है। शेडो होती है स्टूडेंट्स परछाई। ठीक है, उसने मेरी परछाई देख ली है। टू बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन आई आस्क्ड हिम अबाउट अ बॉल। अब क्योंकि जब उसने मुझे देख ही लिया था तो छुपने का कोई फायदा नहीं रह जाता। ठीक है, और अगर मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो शायद कुछ परेशानी हो सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके साथ कुछ कॉन्वर्जेशन करता हूं, कुछ बातचीत तो करता हूं। आई आस्क्ड हिम अबाउट अ बॉल। मैंने उनसे उस बॉल के बारे में पूछा। ही डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। आई आस्क्ड हिम अबाउट हाउ ही गॉट वेट इन द समर सीजन। क्योंकि वो अपने आप को सुखा रहे थे, भीग रखे थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये कैसे भीग गए, जबकि बाहर क्या है? बाहर तो समर सीजन है, बाहर तो धूप है। अगेन ही रिमेन्ड साइलेंट। वो फिर भी चुप रहा। व्हाट्स द मैटर, कांट यू रिप्लाई। मैंने ये कहा फिर कि क्या चक्कर है, तुम बोल नहीं सकते क्या? आई क्वेश्चन हिम। मैंने सवाल पूछा उनसे। विद हिज ब्लड शॉट रेड आईज ही टर्न टू फेस मी बिफोर डाइविंग इनटू द फ्लेम्स। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपनी कैसी आंखें थी बच्चों उसकी?
बिल्कुल लाल आंखें, ठीक है। लाल कैसी, जैसे कि उनमें खून भर रखा हो, इस तरह की उसकी आंखें थी। उसने अपना फेस मेरी तरफ टर्न किया बिफोर डाइविंग इनटू द फ्लेम्स, और इसी के साथ वो क्या हो गया बच्चों, उसने उन फ्लेम्स में, फ्लेम्स यानी कि जो आग लगा रखी थी उसमें क्या लगा दी बच्चों, डाइव लगा दी। डाइव लगा दी यानी कि छलांग लगा दी। ही अपियर टू बी कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द फायर, और जब मैंने उसे देखा तो उसे उस फायर से कुछ भी असर नहीं हो रहा था। स्क्रीमिंग आई bolted आउट ऑफ देयर इनटू द नाइट, और जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं वहां से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया बाहर अंधेरे में। इट वॉज एन awful इवनिंग, वो बहुत ही बेकार या फिर बहुत ही डरावनी इवनिंग थी, शाम थी मेरे लिए। आई एम स्टिल नॉट क्वाइट एबल टू गेट ओवर द शॉकिंग एनकाउंटर, मैं अभी भी उस एनकाउंटर से, जो चीज मैंने वहां पर देखी थी, उससे अभी तक बाहर उभर नहीं पा रहा हूं, ठीक है। आई promised टू प्ले इन एन ओपन प्लेग्राउंड दैट इज नॉट क्लोज टू एनी स्ट्रक्चर्स, और उस दिन से मैंने ये प्रॉमिस खुद से किया कि मैं हमेशा कहाँ खेला करूंगा क्रिकेट, ओपन प्लेग्राउंड्स में खेला करूंगा, जहां पे कि आसपास इस तरह की कोई भी पुरानी इमारतें या बिल्डिंग्स नहीं होंगी। इस तरह से बच्चों आपका जो ये है स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो काफी अच्छी स्टोरी बनाई है, जो हिंट दी गई थी उसकी मदद से। एक शॉकिंग एनकाउंटर, नाम ही है इसका शॉकिंग एनकाउंटर, और वो सच में एक शॉकिंग एनकाउंटर था, जहाँ पे आपको इस तरह का एक व्यक्ति मिलता है जिसने खुद को पूरी तरह से भिगा रखा है, वो पूरी तरह से गीला है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों वो किससे भीगा होगा, क्योंकि बारिश से वो भीग नहीं सकता, बाहर समर्स है, ठीक है, गर्मियां हैं, गर्मियों में बारिश होने का मतलब नहीं था, ठीक है। और बारिश होती तो वो जो नरेटर है स्टोरी के, उन्हें भी पता लगता कि हाँ बाहर बारिश है। तो पानी नहीं था तो फिर वो क्या था, क्या वो पेट्रोल था? और अगर वो पेट्रोल था तो फिर उसने पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क कर आग में डाइव क्यों लगाई, आग में छलांग क्यों लगाई? और अगर आग में छलांग लगा ही दी थी तो फिर उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? वाई वॉज ही कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द फायर? और यही चीज देख के जो हमारे नरेटर हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है, उनका दिल दहल जाता है और चिल्लाते हुए क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और इसी को वो बताते हैं कि एक वो ऐसा शॉकिंग इनकाउंटर था जिससे कि वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, और साथ ही साथ अब उन्होंने बिल्डिंग्स के आसपास खेलना छोड़ दिया है, ठीक है, वो ओपन प्लेग्राउंड्स में ही खेलते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो ये स्टोरी थी ये भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आई होप आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आपको स्टोरी को नरेट करना है, किस तरह से आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है सभी को? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये स्टोरी को नोट कर लिया है। तो बढ़ते हैं अब बच्चों अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो होने वाला है हमारा लिटरेचर सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, ठीक है।
इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट रीड करना है और एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आप पे क्वेश्चंस आते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोवियर स्ट्रीट। He said, but you told me that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. ठीक है, कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कल सदोवे स्ट्रीट में मिला था, बट यू टोल्ड मी दैट यू आर अ स्टूडेंट, पर तुमने मुझे बताया कि तुम तो स्टूडेंट हो, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, ना कि तुम स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेम्बर? नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल द बैगर। टेकन अबैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। वो कहता नहीं नहीं, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का टीचर ही हूँ, और अगर तुम्हें डाउट है तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ। Have done with lying, you called yourself a student and even told me that you had been expelled for। तो कहता है झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बताया था कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाला गया है। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है? Sergi flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I am neither a student nor a teacher. फिर वो अपनी असलियत बताता है कि ना तो मैं स्कूल का टीचर हूँ, ना मैं स्टूडेंट हूँ। All that was fiction. ये सब क्या था? मेरी बनाई हुई कहानी थी। Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. मैं पहले रशियन क्वायर यानी कि एक जो ग्रुप होता है उसमें गाना गाया करता था, लेकिन मुझे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि मैं क्या करता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। बट वॉट एल्स कैन आई डू? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। पर मैं और करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि मैं झूठ बोले बिना कुछ और नहीं कर सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं सच बोल दूंगा तो। वॉट कैन आई डू, मैं क्या करूं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। इसके अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, स्टेट वन इन्फरेंस अबाउट द बेगर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बेगर के बारे में हमें इस एक्सट्रैक्ट से क्या बात पता चल रही है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। One possible inference about the beggar from the given context is that he resorts to lying and dishonesty as a means of survival। यानी कि वो झूठ क्यों बोलता है? झूठ और डिसऑनेस्टी का सहारा इसलिए लेता है ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, बिकॉज ही बिलीव्स दैट पीपल आर मोर लाइकली टू हेल्प हिम व्हेन ही मेक्स अ मोर सिंपैथेटिक स्टोरी। उसे ऐसा लगता है कि जब वो बहुत ज्यादा सिंपैथी वाली गेन करने वाली कोई स्टोरी बनाएगा तब लोग उसका विश्वास करेंगे, अदरवाइज पीपल विल नॉट बिलीव हिम इवन दो इट मे नॉट बी ट्रू। तब चाहे वो झूठी ही कहानी क्यों ना हो, लेकिन सिंपैथी वाली कहानी से उस पे लोग बिलीव करने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों वो इस तरह से झूठ और डिसऑनेस्टी का सहारा लेता है। क्लियर है? इस आंसर को नोट करो फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What is सर्जीज रिएक्शन टू द बेगर्स कन्फेशन? सर्जी के क्या रिएक्शन होते हैं जब बेगर इस बात को कन्फेस कर लेता है कि मैं एक बेगर था, मैं ना तो स्कूल का स्टूडेंट हूं ना ही वहां का टीचर। व्हाट डज इट रिवील अबाउट सर्जीज कैरेक्टर? और इससे हमें सर्जी के चरित्र के बारे में क्या पता चलता है? इलेबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसको आपको इलेबोरेट करके लिखना है 40 शब्दों में। 40 वर्ड्स में। ये आपकी वर्ड लिमिट दे रखी है बच्चों, इस चीज का खासा ध्यान रखें कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। और किसके रेफरेंस में? एक्सट्रैक्ट के रेफरेंस में ही आपको आंसर देना है, अपने मन से बना के आंसर नहीं देना है। क्लियर है बच्चों? चलो देखो इसका आंसर। इसका आंसर होगा सर्जी रिएक्ट्स एंग्रीली टू द बेगर्स कन्फेशन। सर्जी को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है जब बेगर इस बात को कन्फेस करता है। एक्सप्रेसिंग डिसगस्ट एंड इवन थ्रेटनिंग टू सेंड फॉर द पुलिस। जिससे कि वो क्या, उस बेगर से क्या करने लग जाता है? घिन करने लग जाता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने उसके साथ झूठ बोला और डिसऑनेस्टी दिखाई, और साथ ही साथ वो उसको थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट सर्जी वैल्यूज ऑनेस्टी। इससे ये पता चलता है कि सर्जी को जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, और ईमानदारी बहुत ज्यादा पसंद है, और वो डिसऑनेस्टी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ मोरल इंटीग्रिटी, यानी कि सर्जी के अंदर क्या है? एक मोरल इंटीग्रिटी है इन हिज कैरेक्टर, वो एक अच्छा इंसान है। क्लियर है बच्चों? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। स्टेट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। नन ऑफ द ऑप्शंस ए टू बी कैन बी अप्लाइड ऑन द क्वेश्चन। व्हाट वाज बेगर्स ऑक्यूपेशन? इनमें से बेगर का क्या ऑक्यूपेशन था बच्चों? क्या वो स्टूडेंट था,
टीचर था, एडवोकेट था या फिर सिंगर था। तो हमने देखा वो क्या था स्टूडेंट्स, वो एक सिंगर था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सिंगर। Which phrase or word would correctly substitute expelled in the given sentence from the extract? ठीक है, expelled का क्या कोई सिनोनिम हम बता सकते हैं? मतलब एक्सपेल की जगह हम किसी कोई दूसरे वर्ड को लिख सकते हैं। बट यू टोल्ड मी दैट यू वर स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। एक्सपेल्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों? एक्सपेल्ड का मतलब होता है निकाल देना, निकाल के बाहर फेंक देना। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेल की जगह डिसमिस्ड, डिसमिस कर देना, इजेक्टेड, इजेक्ट करना, आउस्टेड या फिर बैनिश्ड, या फिर बैनिश भी हम लिख सकते हैं। बैनिश का मतलब भी होता है बच्चों ग्रुप से निकाल के बाहर फेंक देना, स्कूल से निकाल देना या फिर कहीं से भी निकाल के उसको बाहर कर देना, इज कॉल्ड बैनिश्ड। और बैगर को इसलिए जो कि पहले एक सिंगर हुआ करता था उसको इसलिए बैनिश किया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ ओवर ड्रिंकिंगनेस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगला एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. मैंने अपने फेस को बड़े ही ध्यान से देखा और मैंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैं हमेशा क्या करूंगा? डेली शेव करूंगा और एक छोटी सी क्या रखूंगा? पतली सी मुस्टैच रखूंगा, यानी कि पतली सी मूछ रखूंगा ताकि मैं और ज्यादा हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि मैं क्या हूँ? एक बैचलर हूँ और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैं मिरर की तरफ देखा और मैंने स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो एक क्या थी? एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने एक और बहुत खतरनाक सा डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, मैं हमेशा अपने चेहरे पे क्या रखूंगा? एक स्माइल रखूंगा ताकि मैं और ज्यादा हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, फिर से वो वही बात दोहराता है क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ और ऊपर से एक डॉक्टर भी हूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक अनमेरिड हूँ और एक डॉक्टर हूँ। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे अपनी प्रेजेंस को फील करवाना होगा, अपनी मौजूदगी को लोगों को महसूस करवाना होगा। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कॉम उठाई और मैंने अपने बाल बनाना शुरू किए। एडजस्टेड द पेयरिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और अपने बालों को एकदम स्ट्रेट और नीट तरीके से उनको कॉम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सट्रैक्ट देख लिया है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोटैगनिस्ट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? प्रोटैगनिस्ट कौन होता है स्टूडेंट? जो हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रोटैगनिस्ट ने शेव डेली शेव करना डिसाइड किया, ये तो सही है। वांटेड टू ग्रो अ थिन मुस्टैच, ये भी सही है। वाज ऑलरेडी मैरिड, ये गलत है बच्चों क्योंकि वो मैरिड नहीं था। द प्रोटैगनिस्ट एम टू मेंटेन अट्रैक्टिव स्माइल, ये भी उसने किया। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ये कि प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि वो वैसे क्या था बच्चों? वो अनमैरिड था और बैचलर था और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी था। तो ये आंसर, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन बी देखते हैं। व्हाट वाज द डॉक्टर्स मोटिवेशन फॉर ग्रोइंग अ थिन मुस्टैच एंड मेंटेनिंग एन अट्रैक्टिव स्माइल? ठीक है, उसको कहाँ से ये मोटिवेशन आती है कि उसको क्या करनी है? एक पतली सी मुस्टैच रखनी है और अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। ये मोटिवेशन कहाँ से आती है डॉक्टर को? तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर हैड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस व्हेन इट केम टू बोथ हिज अपीयरेंस एंड हिज प्रोफेशन। ठीक है, डॉक्टर को एक सेल्फ इम्पोर्टेंस की का सेंस होता है अपनी अपीयरेंस को लेकर के और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन को लेकर के भी। ही वॉज एक्चुअली अवेयर ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए अवेयर थे। एंड डिजायर टू एनहांस हिज अट्रैक्टिवनेस, और अपनी अट्रैक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। ही फ्रिक्वेंटली गेज्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर टू अप्रिशिएट हिज गुड लुक्स, अपनी गुड लुक्स को और बढ़ाना चाहते थे। हिज गोल वॉज टू बी अपीलिंग टू वुमेन एज ही वॉज अ सुटेबल बैचलर, और वो क्या करना चाहते थे? वो और ज्यादा अपनी इमेज या फिर जो क्या बोलते हैं अपनी लुक्स है उनको और ज्यादा बेटर करना चाहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाउ डिड द डॉक्टर डिसाइडेड टू इनहांस हिज अपीयरेंस? उन्होंने अपनी अपीयरेंस को, इनहांस का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, ठीक है, अपने अपीयरेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए? तो हम जानते ही हैं क्या स्टेप्स लिए थे उन्होंने। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सबसे पहले तो रोज क्या करेंगे, शेविंग रूटीन अपना एक मेंटेन करेंगे, और एक पतली सी क्या बने, थिन भी बोल सकते हैं आप बच्चों, स्लेंडर भी बोल सकते हैं, स्लेंडर का मतलब भी होता है थिन, ठीक है, एक पतली सी मुस्टेच रखेंगे ताकि वो अपनी अपीयरेंस को एनहांस कर सके। और साथ ही साथ वो क्या करेंगे बच्चों, एक अपने चेहरे पे हमेशा एक अट्रैक्टिव सी स्माइल अपने फेस पे रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये उनके स्टेप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड और फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट अर्थ शेकिंग? अर्थ शेकिंग जो ये वर्ड यूज हुआ है, इसको क्या चीज बच्चों रिप्लेस कर सकती है? ठीक है, तो देखते हैं अर्थ शेकिंग का और सिनोनिम वर्ड्स क्या हो सकते हैं जो हम अर्थ शेकिंग की जगह यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों मोमेंटस, ठीक है, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि जो पहले ना हुआ हो, लाइफ ऑल्टरिंग यानी कि जिंदगी बदलने वाला, या फिर मेजर, ठीक है, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम ये सारी चीजों से डिनोट कर सकते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग, ऑल्टरिंग, अर्थ शेकिंग, सिग्निफिकेंट या मोमेंटस। क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हम रीड करते हैं। अगला एक्सट्रैक्ट है हमारे सामने। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है एक पोएम से लिया गया है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द रोड टेकन बाय द पोएट वाज डैश टू द अदर रोड, ठीक है, द रोड लेस टेकन जो पोएम है वहां से एक्सट्रैक्ट लिया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फिलअप में आप क्या भरेंगे, द रोड टेकन बाय द पोएट वाज डैश टू द अदर रोड, वो दूसरी रोड से कैसे अलग थी? इसमें आप आंसर डालेंगे बच्चों, वाज सिमिलर, ठीक है, जो रोड थी वो भी दूसरे रोड्स की तरह ही सेम थी। क्लियर है बच्चों? यू विल राइट सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फ्रेज जस्ट एज फेयर इन कॉन्टेक्स्ट टू द गिवन लाइंस। एक्सप्लेन इन 40 वर्ड्स। जो जस्ट एज फेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको बच्चों, इस फ्रेज को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में, जो पोएम का कॉन्टेक्स्ट है, इसमें कैसे फिट बैठ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 40 वर्ड्स में आपको वर्ड लिमिट भी दी गई है।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, by just as fair, the poet highlighted the fact that the road that he chose to tread on appeared to be just as inviting and as beautiful as the other road that was chosen by the majority. ठीक है कि जिस रोड को वो चूज करते हैं वो जस्ट एज फेयर का मतलब ये है कि वो भी बाकी रोड्स की तरह ही क्या है, इनवाइटिंग है और क्या है, खूबसूरत है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां से नहीं जाते. मेजॉरिटी ऑफ पीपल चूज दी अदर रोड. मेजॉरिटी लोग दूसरी रोड को चूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पोएट हैं उन्होंने दूसरी रोड, ये अलग वाली रोड चूज करी है जिसपे कोई भी नहीं जाता. ठीक है बच्चों, और जिसको वो बताते हैं कि ये भी दूसरी रोड की तरह ही इनवाइटिंग और ब्यूटीफुल है. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि टेल द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा. तो राइमिंग स्कीम कैसे बनती है बच्चों? ये फेयर और क्लेम आपको सेम सेम दिख रहे हैं. ओ सॉरी, फेयर क्लेम अलग हो गए. फेयर और वेयर सेम है बच्चों, क्लेम और सेम सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ए, और फिर वेयर देयर फिर सेम हो गए, ए बी ए बी, ए बी ए बी. ठीक है बच्चों, तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी. तो आपके सामने आंसर है स्टूडेंट्स, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम विल बी ए बी बी. क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सट्रैक्ट का. लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रोड डिड द पोएट ऑप्ट फॉर. कि जो पोएट है वो कौन से रोड पे जाना पसंद करता है या फिर कौन से रोड को चूज करता है जाने के लिए. तो ही चूजेस द रोड that was grassy and less traveled upon. Poet chose the road that was grassy, जहाँ पे बहुत सारे घास थे और जहाँ पे लोग कम चले थे, क्योंकि जहाँ लोग चलते हैं तो बच्चों वहाँ घास नहीं रहती है. ठीक है, लेकिन वहाँ घास इसलिए आ रखी थी क्योंकि लोग वहाँ से कम जाते थे. तो जो पोएट है हमारे वो इस तरह की अलग रोड को चूज करते हैं. ठीक है बच्चों. सो स्टूडेंट्स, हमने आज अपना सेक्शन बी जो राइटिंग पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया और सेक्शन सी के लिटरेचर पोर्शन में हम आ चुके हैं, जहाँ पे हम 2 एक्सट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड एक्सट्रैक्ट जो हमारा पोएम वाला एक्सट्रैक्ट था जिसमें हमने जो हमारी पोएम है द रोड लेस टेकन, उससे जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है उस पे उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और हम इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.